नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर समीर प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद। जैसा कि मैं आगे भी आपको बता चुका हूँ कि शब्द भेद के अंतर्गत जो अविकारी शब्द और विकारी शब्द आते हैं, उसमें विकारी शब्द के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का समावेश करते हैं और उनका अध्ययन भी हम अलग अलग प्रकरणों में करने वाले हैं। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अविकारी शब्द का एक जो प्रकार है विशेषण, उस विशेषण की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। उसके भेदों की सौदाहरण व्याख्या भी हम करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि विशेषण का प्रयोग व्याकरण के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत कैसे किया जाता है। तो उस विशेषण को पढ़ने के लिए जो अलग अलग प्रकरण हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, उस अलग अलग मुद्दों को यहाँ हमने दिखाने का प्रयास किया है। पहले समझेंगे हम अर्थ एवं परिभाषा को, उसके बाद उसके दो शब्द हैं विशेष्य और प्रविशेषण, उसे समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके भेदों की चर्चा करेंगे और विशेषण के लिए जो खास महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को हम आपके सामने साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा एवं उसका अर्थ। तो जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उसे विशेषण कहा जाता है। विकारी शब्द है और विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अर्थात हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, रमेश दुबला है, उसकी नाक नुकीली है, आगामी समय खराब है, मैदान में 50 लड़के थे। तो इन पांचों उदाहरणों में आप देखेंगे तो क्रमशः काला, दुबला, नुकीली, खराब और 50 ये जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन कैसा घोड़ा दौड़ रहा है? काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसलिए यहाँ घोड़े की विशेषता हो जाती है काला। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। उस जातिवाचक संज्ञा को की विशेषता बताता है काला शब्द, इसलिए काला शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। उसी तरह से दुबला किसकी विशेषता बताता है? रमेश की। उसकी नाक नुकीली है, तो नुकीली शब्द विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता है? तो नाक की। तो इस तरह से आप उदाहरणों को समझ सकते हैं और समझने के बाद आप ये ध्यान में रखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा के बाद उसमें दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, विशेष्य और प्रविशेषण। तो दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो विशेष्य किसको कहा जाता है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेषण बताने वाले वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। काला घोड़ा दौड़ता है, वाक्य में प्रयुक्त घोड़ा संज्ञा क्या है? विशेष्य। काला विशेषण है और वो काला शब्द किसकी विशेषता है? तो घोड़ा की। इसलिए विशेष्य हम किसको कहेंगे? कि विशेषण बताने वाले
वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। तो प्रविशेषण को समझ लीजिए। जो विकारी शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता हो उसे प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। हमने पहले उदाहरण देखा था, काला घोड़ा दौड़ता है, लेकिन यहाँ एक शब्द और आया, तेज शब्द। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ तेज शब्द क्या हो गया? काले घोड़े की विशेषता हो गई। काला क्या हो गया? घोड़े की विशेषता हो गई। लेकिन तेज दौड़ता है तो कौन सा घोड़ा तेज दौड़ता है? तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ विशेषण का भी क्या हो गया? विशेषण की भी विशेषता बताई गई है तेज शब्द के द्वारा, इसलिए क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो जाता है। कोमल बहुत तेज छात्रा है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो यहाँ तेज बहुत शब्द, बड़े शब्द क्या है? प्रविशेषण है। तो आपको याद रहना चाहिए कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहते हैं। तो विशेषण के जो भेद हैं वो अलग अलग प्रकार के भेद हैं। उन अलग अलग प्रकार के भेदों को अगर हम देखें तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणबोधक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इन विशेषण के भेदों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे गुणवाचक विशेषण को। उसकी परिभाषा को देखें तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से किसका? संज्ञा या सर्वनाम की के गुण का मतलब होता है उसकी विशेषता है और उसके दुर्गुण भी उसके अंदर है, दशा और एवं स्वभाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मिट्टी गीली है, तो मिट्टी है लेकिन कैसी है? गीली है, तो मिट्टी की क्या विशेषता हो जाती है? उसका गीला होना। रमेश है लेकिन कैसा रमेश है? तो रमेश गरीब है, तो ये उसकी दशा का बोध हो जाता है। पृथ्वी गोल है, तो ये क्या हो गई? पृथ्वी की अवस्था हो गई या पृथ्वी के गुण हो गए कि पृथ्वी गोल है। इसलिए गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से बनते हैं उसकी सूची हमने यहाँ पे दी है। तो काल कोई भी हो, नया हो, पुराना हो, प्राचीन हो, आधुनिक हो, आगामी हो, भूतकाल हो, वर्तमान हो, अगर वो विशेषण में आता है तो उसे क्या कहेंगे? हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। स्थान कोई भी हो, भीतरी हो, उजाड़ हो, दाया हो, पूर्वी हो, ऊपरी हो, सतही हो, देशीय हो, स्थानीय हो। आकार कोई भी हो, गोल, लंबा, नुकीला, चौड़ा, सीधा। रंग कोई भी प्रकार का रंग गुणवाचक विशेषण होता है, लाल, हरा, नीला, चमकीला, फीका। दशा पतला, भारी, मोटा, गीला, सूखा, दुबला, फालतू, रोगी। गुण कोई भी हो, सच्चा हो, झूठा हो, पापी हो, दानी हो, सीधा हो, उचित हो, शांत हो, गंभीर हो। ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के शब्द है। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन विशेषण शब्दों से या जिन विकारी शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो लड़के मिलने आए, यहाँ लड़के मिलने आए और उसके आगे दो शब्द है, तो दो शब्द क्या है? लड़के मिलने आए लेकिन कितने? न 5 आए न 10 आए, लेकिन कितने?
दो लड़के मिलने आए, मुझे 50 रुपये मिले। तो यहाँ 50 शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। रुपये मिले, लेकिन कितने मिले? 50 रुपये, न 100 मिले न और कम मिले। बेटी ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो बेटी ने स्थान प्राप्त किया, लेकिन कैसा? पहला, न दूसरा न तीसरा, लेकिन यहाँ कौन सा स्थान है? पहला। तो ये क्या है? संख्या का बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 5 उपभेद हैं, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है और प्रत्येक बोधक है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण को और उसके उपभेदों को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण का जो पहला भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसे जान लीजिए। जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का तो बोध कराते हो, लेकिन कैसा? निश्चित संख्या का बोध कराते हो, उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे काजल को दूसरा स्थान मिला, तो यहाँ दूसरा शब्द है वो बिल्कुल क्या है? निश्चित है। न तीसरा मिला है न चौथा मिला है, लेकिन कैसा? दूसरा। तो ये दूसरा शब्द क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। उसने 3 गुना वापस किया, ये 3 गुना शब्द है वो भी क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीनों मिलकर खाओ, तो यहाँ 5 व्यक्तियों की बात नहीं है, 2 व्यक्ति की बात, लेकिन कितने? निश्चित संख्या है, तीनों मिलकर खाओ। प्रत्येक छात्र टोपी पहनेगा, तो यहाँ पे जितने भी छात्र सामने हैं उन सारे छात्रों को आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक छात्र टोपी पहनेगा, मतलब हर व्यक्ति, हर छात्र क्या करेगा? टोपी पहनेगा। तो इस निश्चित संख्यावाचक के जैसा हमने आगे बताया कि 5 और उपभेद है। तो पहला है गणनावाचक। गणनावाचक यानी कि जिनकी गिनती की जा सके ऐसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द। तो गणनावाचक को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्णांक वाले शब्द भी है और अपूर्णांक वाले भी शब्द हैं। तो जैसे 1, 2, 4, 1000, 50, 100 जो पूर्ण शब्द है, पूर्णांक में जिनकी गिनती आती है, तो वो किस में आते हैं? गणनावाचक तो है, लेकिन कैसे? पूर्णांक वाचक है। अपूर्णांक वाचक भी गणनावाचक के अंतर्गत शब्द है, जैसे सवा है, आधा है, पाव है, ढाई है। तो ये सारे शब्द निश्चित संख्यावाचक है कि शब्द है, लेकिन कैसे? गणनावाचक है, लेकिन फिर भी कैसे? अपूर्णांक बोधक। उसका उप प्रकार है क्रमवाचक, जो क्रम में आता है, संख्या जो निश्चित क्रम में आती है, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 15वां, 16वां, 17वां। तो ये शब्द क्या है? क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक यानी कि एक संख्या की दोबारा आवृत्ति होती हो, जैसे दूना है, तिगुना है, चौगुना है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन कैसे है? आवृत्तिवाचक। चौथा है समुदाय बोधक। समुदाय का बोध कराती हो जो संख्या, निश्चित संख्या का बोध कराती हो, जैसे 2 9 है, 3 है, 4 है, तो उसे हम कहेंगे समुदाय बोधक। पांचवा उपभेद है प्रत्येक बोधक, यानी कि हर एक, प्रत्येक, 2 2, 4 4, ये सारे शब्द क्या है? प्रत्येक बोधक के शब्द है और निश्चित संख्यावाचक के द्योतक होते हैं। उसका निश्चित संख्यावाचक के बाद दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चय पूर्वक बोध न होता हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता था? संख्या का निश्चित बोध होता था, और यहाँ क्या है? संख्या का निश्चित बोध होता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे शादी में कुछ लोग नहीं आए, लोग नहीं आए वो तो बात सही है, लेकिन
कुछ लोग नहीं आए, न नाम लिया है, न गिनती है परफेक्ट, न निश्चित कहा है कि 10 लोग नहीं आए, लेकिन कितने लोग नहीं आए, तो कुछ लोग नहीं। कुछ लोग में 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ शब्द क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मुझे कुछ रुपये चाहिए, सभा में काफ़ी लोग थे, तो यहाँ कुछ रुपये चाहिए तो कुछ शब्द, काफ़ी शब्द, और मैंने कुछ एक किताबें पढ़ी तो कुछ एक शब्द भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा। किताबें पढ़ी लेकिन कितनी, कुछ एक। अब कितनी, 10, 5, 15, उसकी संख्या निश्चित नहीं है। सभा में लोग उपस्थित थे लेकिन कितने, काफ़ी थे। काफ़ी थे मतलब बहुत कम भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन कितने थे उसकी संख्या का बोध हमें होता नहीं है। काफ़ी शब्द क्या बोध कराता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराता है। तीसरा प्रकार है परिमाण बोधक विशेषण। जिन विकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल का बोध होता हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल का बोध कराते हो उसे हम क्या कहेंगे, परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, शीतल थोड़ा दूध पीती है, 10 ग्राम सोना खरीदना पड़ेगा, कुछ फल कड़वे होते हैं। तो यहाँ परिमाण बोधक विशेषण के सारे उदाहरण है कि मैंने कितना, 10 मीटर कपड़ा खरीदा, शीतल दूध पीती है लेकिन कितना पीती है, थोड़ा दूध पीती है, तो थोड़ा दूध शब्द आ गया। 10 ग्राम सोना खरीदना है लेकिन कितना खरीदना है, तो 10 ग्राम सोना खरीदना है। फल कड़वे है लेकिन कितने फल, कुछ फल कड़वे, तो यहाँ कुछ फल, 10 ग्राम सोना, थोड़ा दूध, 10 मीटर कपड़ा, सारे शब्द किसका बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल की विशेषता का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। तो निश्चित परिमाण बोधक हम किसे कहेंगे, जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल का निश्चय पूर्वक बोध होता हो उसे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 ग्राम चांदी, 2 सेर दूध, तो यहाँ संख्या निश्चित है नाप या तोल की, 10 ग्राम या 2 सेर, इसलिए कैसे शब्द है, निश्चित परिमाण बोधक। दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक। तो जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नाप या तोल का निश्चय पूर्वक बोध न होता हो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित परिणाम बोधक कहेंगे। जैसे थोड़ा दूध कम चीनी, तो ये थोड़ा दूध और कम चीनी क्या होता है, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। तो मित्रों, पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कौन से सर्वनाम आपको छोड़ देने हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी के जो सर्वनाम के भेद है वो सर्वनाम में से कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आ जाता है और पहले आकर क्या किसका काम करता है, विशेषण का काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह घोड़ा अच्छा है, तो यह शब्द वैसे सर्वनाम है लेकिन घोड़ा अच्छा है उसके पहले आता है और पहले आकर क्या करता है, यह घोड़ा अच्छा है, यानी कि ये घोड़े की क्या कर लेता है, विशेषता के रूप में आता है, यह घोड़ा अच्छा है। इसलिए यह शब्द क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता। वह नौकर नहीं मिला, नौकर नहीं मिला लेकिन कौन सा, वह नौकर, वह नौकर का वह शब्द है, उसमें क्या है, उस नौकर की विशेषता है। जैसे यह घोड़ा था तो उस घोड़े के अंदर विशेषता थी, और वह नौकर का अर्थ होता है ऐसा नौकर जो दूसरे नौकर में विशेषताएं नहीं थे, ऐसा नौकर, वह नौकर नहीं मिला। इसलिए यह शब्द और वह शब्द क्या करते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे यह सर्वनाम है वो घोड़ा संज्ञा से पहले आया, वह शब्द नौकर के पहले और क्या कर दिया,
दोनों शब्द विशेषण के रूप में आ गए, इसलिए वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो बिना रूपांतर के प्रयुक्त होते हैं और विशेषण के रूप में आते हैं, जैसे यह, घर, वह, लड़का, जिसमें कोई रूपांतर होता नहीं है। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने से जो सार्वनामिक विशेषण बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, लड़का, कैसा, घर आदि। तो ये सार्वनामिक विशेषण के दो भेद थे, मौलिक और यौगिक। मित्रों, विशेषण के भेद उदाहरण समझने के बाद आइए हम थोड़ी सी जानकारी विशेषण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर की प्राप्त करें। तो जब हम विशेषण का प्रयोग करते हैं उस वक्त हमें ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए कि विशेषण के आगे कभी विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। विशेषण के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। कर्ता ने कर्म को, क्रिया की जो कि विभक्ति चिन्ह होती है, कारक और विभक्ति, वो कभी विशेषण के आगे लगते नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण होता है, जैसा कि हम आगे भी बता चुके हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, विशेषण में विकार केवल उन शब्दों में आता है जिनके अंत में आ आता है, जैसे अच्छा लड़का। तो विशेषण में विकार केवल उन शब्दों में आता है जिनके अंत में क्या आता है, आ आता है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, अच्छी लड़की। ठीक है। गुणवाचक में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है। जो गुणवाचक विशेषण की जो परिभाषा हमने आगे बताई है, उसको समझाया, उसमें जो गुणवाचक शब्द होते हैं उस गुणवाचक विशेषण में सादृश्यवाचक हम पद जोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसकी विशेषता कैसी हो जाती, गुणों को कम किया जाएगा। जैसे छोटी सी बात है लेकिन कैसी, छोटी, लेकिन आप हमने क्या जोड़ दिया, सा या सी जोड़ दी, छोटी सी बात, इसलिए बात छोटी थी, उसको भी हमने क्या कर दिया, उस गुण को कम कर दिया। अगली महत्वपूर्ण बात है, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग वचन समीपवर्ती विशेष्य के लिंग वचन अनुसार होते हैं। यानी कि एक पूरा वाक्य है, उस पूरे वाक्य में विशेषण एक है लेकिन विशेष्य कितने हैं, बहुत सारे, दो से ज़्यादा है। तो विशेषण का लिंग और वचन किस के आधार पर तय होगा, तो समीपवर्ती विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार वो तय होगा। जैसे मैंने नई धोती और कुर्ता खरीदा। तो यहाँ देखिए, मैंने नई धोती और कुर्ता खरीदा। तो यहाँ देखिए, धोती और कुर्ता शब्द आ गया, विशेष्य है। विशेषण क्या है, तो नई शब्द है, लेकिन दो विशेष्य है, धोती और कुर्ता। लेकिन कुर्ता खरीदा ऐसा हमने कहा, कुर्ता खरीदी ऐसा हमने, या पूरा वाक्य जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा पढ़ते नहीं है। इसलिए समीपवर्ती जो विशेष्य है कौन सा, कुर्ता, उसके आधार पर हमने क्या लिंग वचन और वो तय किया। तो मैंने नई धोती और कुर्ता खरीदा। अगली महत्वपूर्ण बात है, तुलनावस्था में विशेषण के तीन भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है, जैसे घर अच्छा है। जो मूल अवस्था होती है तुलनावस्था में, उसमें किसी के साथ तुलना की जाती नहीं। उत्तरावस्था में तुलना करके एक की श्रेष्ठता या न्यूनता दिखाई जाती है, जैसे राम का घर सीता के घर से अच्छा है। तो यहाँ राम के घर को किससे श्रेष्ठ दिखाया गया है, तुलना करके सीता के घर से श्रेष्ठ दिखाया गया है।
इसलिए ये कैसी अवस्था आ गई? उत्तरावस्था हो गई। 2 से अधिक वस्तुओं या भावों से तुलना कर श्रेष्ठता या न्यूनता बताई जाती है। जैसे राम का घर गांव में सबसे अच्छा है। राम का घर गांव में सबसे अच्छा है, मतलब इसमें क्या किया गया है? 2 से अधिक वस्तुओं या भावों से तुलना कर श्रेष्ठ या न्यूनता, यहाँ श्रेष्ठता बताएगी कि गांव में जितने भी घर है उनमें सबसे अच्छा घर किसका है? तो राम का घर है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी, विशेषण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। और ध्यान में रखने के बाद विशेषण के जो भेद है उन भेदों को आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखने के बाद इन पांचों भेदों को आपको क्या करना है? अच्छी तरह से समझकर उसे समझने का प्रयास करके उसे परीक्षा लक्ष्य जो सामग्री होती है 100 उदाहरणों से आप तैयार करेंगे, ऐसी आशा मैं रखता हूँ। और इस प्रकरण को हम यहीं विराम देते हैं। अगले प्रकरण में एक नया प्रकरण लेकर फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।